चलिए, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग बच्चे जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए एक बार। मैं थोड़ा सा इसमें आपके कमेंट्स वगैरह देख लूँ एक बार, है ना। उसके लिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, मेरी आवाज क्लियर है? मेरी ऑडियो भाई क्लियर है सभी लोगों को? ऑडियो वीडियो एक बार मुझे कंफर्म करें। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, एक बार मैं सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन और सभी लोगों से उनका इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, मेरा नाम गौरव त्रिवेदी है और हम लोग यहाँ पर गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं हमारी आगे की जर्नी को तय करने के लिए। और जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारी जो जर्नी है आगे की, वो बेसिकली आप देखेंगे MPPSC प्रीलिम्स, और उसमें जो आपका एक सब्जेक्ट है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग आफरीन, हृतिक सिंह, वेरी गुड इवनिंग, कंचन दुबे, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को, ज्योति यादव, लक्ष्मी, अंशिका मेहरा, प्रियंका जैन, मोहिनी जादौन, गिरिराज शर्मा, वेरी गुड इवनिंग, स्नेहा शर्मा, शालिनी त्रिपाठी, वेरी गुड इवनिंग, पूर्णिमा किरार, नैन्सी सिंह, चलिए प्रशांत दुबे, वेरी गुड इवनिंग। एक बार मुझे बताएं भाई, क्या मैं ऑडियो वगैरह मेरा क्लियर है कि नहीं? वीडियो वगैरह क्लियर आ रहा है आप लोगों के पास? बताएं भाई। तो सभी लोगों का एक बार फिर से बिल्कुल, सभी लोगों का एक बार फिर से गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, और देखिए भाई, हम लोगों की ये पहली मुलाकात है, फर्स्ट मीटिंग हम यहाँ पर एक साथ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये कारवा आगे चलेगा, बेहतर चलेगा। और कुलदीप सर और उनकी टीम के साथ मिलकर के हम लोग आप लोगों के जो भी एम, गोल या टारगेट, जो भी आप उसको कह सकते हैं, आप लोगों को अचीव करने में हम आपके साथ रहने वाले हैं। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा नाम गौरव त्रिवेदी है और हम लोग एक पूरी परिवार की तरह आप लोगों के साथ रहने वाले हैं आगे आने वाले समय में। ठीक है, चलिए मोहिनी, ठीक है, नैन्सी, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है भाई कि MPPSC 2024, MPPSC 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। वेरी गुड इवनिंग हर्षिता। चलिए, तो
आप सभी को मालूम है बैच प्रीलिम्स 2024 को लेकर के हमने टारगेट किया हुआ है, और ये जो टारगेट बैच है हमारा संकल्प के नाम से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, संकल्प का मतलब समझते हैं आप सभी लोग। संकल्प का मतलब होता है कि एक एम, एक गोल जो हमने सेट कर रखा है उसको अचीव करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये पूरी आपको हमारी केडी ग्रुप की टीम यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसमें कई सारे एक से एक बढ़कर मेंटोर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारे सबके रिस्पेक्टेड सर कुलदीप सर की हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, साक्षी मैम की हम बात करते हैं, यति सर जो आपको करंट अफेयर की क्लासेस दे रहे हैं, और ये जो फेस आप जो देख रहे हैं ये नया फेस आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ है, और ये मैं हूं। ठीक है, और अगर आप देखें कि एमपीपीएससी का जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, तो मैं लगभग आप ये कह सकते हैं कि 2015 और 16 से, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेंटोर्स कर रहे हैं। अभी तक जो बेसिकली हमारा जो अनुभव, मेरा जो अपनी पर्सनल में अपनी बात बताऊं तो मेरा जो अनुभव रहा है वो ऑफलाइन का ज्यादा रहा है। ऑनलाइन हम मेरा अनुभव अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप हमारे स्टडी प्लान को लेकर के फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है एमपीपीएससी के एग्जाम की बात करें तो अगर यूनिट 9 जो कि मैं आपको अभी लेकर के चलने वाला हूं, ठीक है, यूनिट 9 जिसको आप आईसीटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आप जिसे बोलते हैं, यहां से एवरेज अगर आप देखेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं 5 to 7 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप बात करते हैं किसके लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है, जो कि आपको यूनिट 9 मिलती है। और अगर वही मेंस की आप बात करते हैं, ठीक है, मेंस की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपको यूनिट पेपर थर्ड में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। तो वो आप मान के चलें 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपके मेंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहां पर जो 5 to 7 क्वेश्चन है, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके 100% क्वेश्चन जो है वो यहाँ से प्रीलिम्स में कवर हो जाए, और मेंस में जो आपका 30 मार्क्स का एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है तो वो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाए। ये बात क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे अपने टॉपिक की हम स्टार्टिंग करते हैं भाई। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि हम टॉपिक आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जो टॉपिक है मैंने आपको इसके सिलेबस के बारे में भी हमको भी डिस्कस करना है, क्योंकि आज बेसिकली आप देखेंगे आप इंट्रोडक्टरी क्लास रहने वाली है। हम लोग इस सब्जेक्ट को लेकर के क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जैसे कुलदीप सर की हम बात करें तो हमारा जो फोकस है वो बेसिकली एक स्ट्रेटेजी बना करके पूरे प्लान से हमको पूरे सिलेबस को टारगेट करना है, और मैक्स टू मैक्स हमको यहाँ पर मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है, और जैसा आप सभी को मालूम है एमपीपीएससी की पर्टिकुलर हम बात करते हैं तो कट ऑफ जो है वो 80 के आसपास हमको लेकर के चलना है। ठीक है, तो 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए आप सभी को मालूम है कि हमको अपने सब्जेक्ट्स पर, अपने टॉपिक्स पर कितनी कमांड को रखना है। ठीक है, ये स्टार्टिंग नहीं है, ये एंड हो रहा है हमारे कट ऑफ का। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिस पर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के मिला करके। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स पे हमको ज्यादा टारगेट करना है जहां से कम मेहनत में, कम पढ़ने पर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ठीक है गिरिराज, देवांश, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कम पढ़ने पे आपको ज्यादा मार्क्स देते हैं, उनमें से एक टॉपिक मिलने वाला है आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आप डिटेल में सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आप बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत कम मार्क्स क्वेश्चंस वहां पे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आईसीटी एक ऐसा टॉपिक है जो कम पढ़ने पर आपको 5 to 7 क्वेश्चंस, और हम बात करें 10 to 14 मार्क्स आपको यहाँ पर गेन करवाता है। और ये चूंकि थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाला है, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है,
तो बहुत डिटेल में हमको इसके बारे में पढ़ना है, बहुत और आराम से हमको इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन टाइमली पढ़ना है ना, क्योंकि हमको अपने एग्जाम का टारगेट जो हमारा 28 अप्रैल प्रीलिम्स 2024 को हमने टारगेट किया है, तो आप मान के चलें कि हमें आईसीटी का जो टॉपिक है वो आपको 15 मार्च तक हमको कंप्लीट करना है। तो विद इन टाइम इंटरवल के अंदर में हमको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है, जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस सेशन भी यहाँ पे करवाएंगे। और जैसे हम सभी को मालूम है कि हमारे हर संडे को टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उन टेस्ट में भी आपको यहाँ से लगातार प्रैक्टिस सेशन में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड होते रहेंगे। इतनी कहानी क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के। मैंने इंपोर्टेंस आपको बता दिया। इसका इंपोर्टेंस क्या है भाई? कम मेहनत में ज्यादा फायदा, सीधा सीधा इसका आपको इंपोर्टेंस देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करने के लिए हमको उसका पहले सिलेबस पता होना चाहिए और हमारा प्लान पता होना चाहिए कि हम किस स्ट्रेटेजी से, किस प्लानिंग के थ्रू हम अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दो सिलेबस बताने वाला हूं। एक तो एमपीपीएससी का सिलेबस जो एमपीपीएससी ने दिया हुआ है, और एक हमारा सिलेबस। उस सिलेबस को हमको कैसे टैकल करना है कम समय में। जो टॉपिक्स आपको एमपीपीएससी के सिलेबस में देखने को मिलते हैं वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड मिलते हैं, यहाँ वहां आपको टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें आपस में एक दूसरे में कनेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हम अपने सिलेबस को कुछ इस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं कि वो एक प्रॉपर वे में अरेंज हो जाएंगे और सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड लगने लगेंगे। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा सिलेबस कब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे सिलेबस के बारे में। देखिए यहां पर ये जो आपका सिलेबस है, प्री प्लस मेंस दोनों का सिलेबस मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये गुरुकुल प्लेटफॉर्म का वादा है आप लोगों से कि जब ये सब्जेक्ट खत्म होगा, भले आप प्रीलिम्स के बैच में अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपके मेंस के टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। आपको मेंस भी अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नीड नहीं रहेगी कि आपको मेंस के लिए अलग से नोट्स प्रिपेयर करना है ना, या फिर आपको अलग से उसके लिए कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम सारी चीजें इसके अंदर ही कवर कर देंगे। ठीक है, तो बस दो चीजों पे आपको फोकस करना है कि जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, आपको उसको फॉलो करना है और प्रैक्टिस सेट्स ज्यादा से ज्यादा अपने एंड से भी लगाने हैं और हम भी आपको वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इतनी कहानी क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जीएस के पेपर फर्स्ट में, या प्रीलिम्स का जो पेपर फर्स्ट जीएस है, वहां पे यूनिट 9 जो है वो आईसीटी को डेडिकेटेड है। ठीक है, यूनिट 9 किस टॉपिक को डेडिकेटेड है भाई? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक आपको दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको दिया गया है, रोबोटिक्स आपको दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी आपको टॉपिक मिलेगा, ई गवर्नेंस आपको टॉपिक मिलेगा, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट आपको मिलेगा, ई कॉमर्स आपको यहां पर मिलेगा। ये जो टॉपिक्स हैं ये प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं आपके, जो यूनिट 9 से रिलेटेड है। ठीक है, वहीं जब आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस के पेपर 3 में यूनिट 4 आपको यहां पर मिलेगी, जो आईसीटी और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डेडिकेटेड की गई है। वेरी गुड इवनिंग कनिषा। जैसे आप देखोगे फर्स्ट आपको टॉपिक मिलेगा यहां पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरेशंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा आपका। मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स, असेंबल्स, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस एंड डिफरेंट यूजफुल पोर्टल साइट्स एंड वेब पेज। ये जो टॉपिक है वो आपका मेंस का टॉपिक है। इतनी कहानी क्लियर है? अब आप देखोगे कई सारे टॉपिक जो हैं वो कॉमन है कहां पर? प्री और मेंस दोनों के सिलेबस में। और कुछ टॉपिक जो क्लियरली मेंशन नहीं है प्रीलिम्स में, वो आपके फाउंडेशन और बेस प्रिपेयर करेंगे आपको आईसीटी को लेकर के। जैसे यहां पे आप देखेंगे तो बेसिक कंप्यूटर दिया हुआ है, और बेसिक कंप्यूटर आपको प्रीलिम्स में कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम उठा करके देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड मिलने वाले हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पूछ लिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पूछ लिया जाएगा, लेकिन सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस के सिलेबस में आपको वो टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने जो पूरा प्लान तैयार किया है आप लोगों के लिए वो कंबाइन किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और सारे नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड होते जाएंगे। तो यहां पर इस पूरे सिलेबस को, ये एमपीपीएससी का सिलेबस है। अब हमारा सिलेबस क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, हमारी प्लानिंग अगर आप देखेंगे अवर सिलेबस, देखिए हमारा सिलेबस क्या है, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है और हम इसी को फॉलो करने वाले हैं। और यकीन मानना दोस्तों कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा आपको पता ही नहीं चलेगा और सारे टॉपिक्स आपको इंटरलिंक मिलने वाले हैं। ठीक है, हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे बेसिक कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर और कंप्यूटर की जनरेशंस, इसके टाइप्स, ये सारे टॉपिक जो हैं ये हमारे सिलेबस की स्टार्टिंग होगी। तो उसमें आपकी प्री का बेस, फाउंडेशन और हिडन टॉपिक्स जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो कवर किए जाएंगे। तो वो टॉपिक्स क्या क्या हैं और वो किस सीरीज में आपको यहां पर कवर करवाया जाएगा, जैसे कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरेशंस, ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज के बारे में, जिसमें आप इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सीडी, डीवीडी, रैम, रोम, ठीक है, इन सब के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। देन हम सॉफ्टवेयर्स पर आएंगे एंड हार्डवेयर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिस्कस करेंगे, विंडोज एंड यूज ऑफ और यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये आपका फर्स्ट फेज रहने वाला है जिसमें हम कंप्यूटर बेसिक के बारे में, देन हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे और लैंग्वेजेस के अंदर आपको ट्रांसलेटर्स को डिस्कस करना है, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर्स के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां तक हमारा जो सिलेबस रहेगा वो बेसिक कंप्यूटर का रहेगा, जो प्रीलिम्स का बेस रहेगा और मेंस का टॉपिक आपका यहां से कवर हो जाएगा। तो आपको फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे, आपके पास पूरा एक सीक्वेंस वे में आपको सारी चीजें अरेंज करवा के प्रोवाइड करवाई जाएंगी। देन हम इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे और इंटरनेट के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट के यूजेस के बारे में, है ना। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंटरनेट एंड इट्स यूजेस में आप देखेंगे तो आप ईमेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ईमेल के बाद आप सोशल मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ई गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट यूजफुल पोर्टल, साइट्स एंड वेब पेज के बारे में हमको डिस्कस करना है। यानी कि पहले हम इंटरनेट समझना है, इंटरनेट के यूजेस में हम बहुत सारे टॉपिक्स को वहां पर इंटरलिंक करेंगे और वो आपके यूजेस के साथ ही कवर हो जाएगा, ताकि आप मेंस का पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाए, आपके पास आंसर फॉर्मेट क्लियर हो आपके पास, और वहीं से हमारा प्री भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेट और इंटरनेट के यूजेस हम पढ़ेंगे, तो ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स हो गया। इसी में हम फिर देन हमारा जब यूजेस खत्म होंगे इंटरनेट के, देन हम फिर साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, क्योंकि अगर आप लास्ट कुछ ईयर के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे एग्जाम में, तो अच्छा खासा वेटेज केवल साइबर सिक्योरिटी का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सारा आईसीटी एक तरफ और साइबर सिक्योरिटी एक तरफ, जिसमें हमको वायरस के बारे में पढ़ना है, एंटीवायरस के बारे में पढ़ना है ना। इस बार का भी आपने क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा हो तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसमें आपका साइबर सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है वो बहुत की रोल प्ले करता है, तो उसको हमको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो यूजेस में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ई कॉमर्स भी पढ़ेंगे और ई गवर्नेंस भी पढ़ेंगे। देन आप डिस्कस करें साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। अब यहां से क्या होगा, जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं, इंटरनेट के बारे में पढ़ चुके हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, देन अब हम बात करेंगे किसके बारे में,
आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि अब हम उस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि अब आप इस स्टैंडर्ड को मैच कर पाए, क्योंकि हमारे पास पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, कंप्यूटर वगैरह को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट की नीड थी, तो इंटरनेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके होंगे उस समय तक, और इसके ड्रॉबैक्स और जो साइबर सिक्योरिटी है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके होंगे। जब ये टॉपिक आपका अलग कंप्लीट हो जाएगा, देन हम बात करेंगे किसके बारे में, रोबोटिक्स, रोबोट के बारे में, और देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में। तो सारे टॉपिक आपके एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। रोबोटिक्स के बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में, और देन लास्ट टॉपिक जिसमें इन सबका कोई भी रोल ज्यादा नहीं रहने वाला है, ठीक है, वो आपकी रहेगी क्या, वो आपकी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर रिपीट हुआ है, ये टॉपिक अभी हमको यहीं पर कवर करना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी के बाद। तो रोबोटिक के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और देन इलेक्ट्रॉनिक। इतनी कहानी क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारा सिलेबस है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन आपको बताता हूं कि हम किस तरीके से इस पूरे सिलेबस को लेकर के चलने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर के यूजेस, उसकी जनरेशंस, देन फिर हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बाद फिर हमारा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इंटरनेट पर, इंटरनेट के यूजेस के बाद इसके हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इंटरनेट पर जो थ्रेट्स हैं उसके बारे में। फिर हम आ जाएंगे आईसीटी के बारे में। आईसीटी के बाद देन हम डिस्कस करने वाले हैं आपके रोबोटिक्स के बाद एआई, क्योंकि वो दोनों आपस में इंटरलिंक है। पहले हम रोबोटिक्स, फिर हम रोबोटिक्स को या रोबोट को हम फिर समझदार, एक इंटेलिजेंट बना देंगे, है ना। और वो इंटेलिजेंस जो बनाया जाएगा वो हमारे यानी कि ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाया जाएगा, तो वो एक आर्टिफिशियल फॉर्म होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतनी कहानी क्लियर है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, लास्ट टॉपिक जो आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप एक बार उस लेवल तक पहुंच चुके होंगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स को यहां पर डिस्कस कर पाए। अच्छा, एक चीज और आपको यहां पे याद रखना है, ये अपने आप में जो टॉपिक्स हैं वो पूरी की पूरी एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की, ठीक है। इंजीनियरिंग की पूरी पूरी एक ब्रांच है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप समझेंगे तो कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। रोबोटिक्स एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है, उससे रोबोटिक्स आ जाएगा। एआई भी एक ब्रांच हो गई है, अब आपकी इतना हमने इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल, ये सारी की सारी इंजीनियरिंग की ब्रांच है। तो हमको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि हमको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ये बात क्लियर है। हमको हमारे टॉपिक्स और उनकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक के अंदर अगर आप ज्यादा जाएंगे तो फिर आप समझें कि 4 साल की इंजीनियरिंग और 2 साल का मास्टर्स यानी कि एमटेक, और अगर बीटेक की हम बात करें तो 6 साल की पढ़ाई है। फिर आप अगर किसी एक टॉपिक में पीएचडी करना चाहते हैं तो 5 साल और बढ़ा लें। तो उतना तो हमको ज्ञान अर्जित नहीं करना है, नॉलेज हमको उतनी गेन नहीं करनी है। हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जो टू दी सिलेबस होगा, टू दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपका, और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये हम अपनी तरफ से आपको श्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि क्वेश्चन आपके अगर 7 क्वेश्चंस आते हैं यूनिट 9 से, तो मैं अपने एंड पर ये आपको कंफर्मेशन दे सकता हूं कि 7 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाएंगे, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं इस पूरे प्लान के थ्रू। 1 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूं उसको हम पीएससी के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद क्वेश्चन गलत कर देते हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन तो उनका भी बनता है। हालांकि इस बार जो एरर है वो थोड़ा सा कम हुआ है एमपीपीएससी, और अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो एक अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा उनको बना करके चलना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, हमारी ये पूरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो ये इसके लिए आपको मेहनत करनी है, 5 to 6 क्वेश्चन, और 7th भी क्वेश्चन हमारा ही पढ़ा हुआ आएगा, ये हमारी गारंटी है।
बस उस एक क्वेश्चन के लिए आपको अपने एंड से मेहनत करनी पड़ेगी, मल्टीपल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना, और आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। और नोट्स बनाने को का एक पैटर्न मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो नोट्स हम इसके प्रिपेयर करने वाले हैं, तो वो नोट्स क्या रहेंगे भाई। सपोज करें कि आपने एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया, आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, तो उस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद 2 और 3 पेज, ठीक है, 2 और 3 पेजेस आपको अपने नोट्स में ब्लैंक छोड़ देने हैं। ठीक, हर टॉपिक के बाद आपको 2 और 3 पेजेस जो है वो वहां पर ब्लैंक छोड़ देने हैं। और फिर जब आप रिवाइज करें, मल्टीपल क्वेश्चंस लगाएं, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन पर हम लोगों ने हो सकता है आपको डिस्कस नहीं किया हो, या जो कुछ अलग लीक से हट करके क्वेश्चन आपके डिफरेंट टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस लगाएंगे अलग अलग बुक्स से, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे वो हो सकता है कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हों। तो उन क्वेश्चंस को आप बुलेट फॉर्म में और पॉइंटर फॉर्म में आप क्या करेंगे, उन टॉपिक्स से एंड में आप उसको कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो टॉपिक जैसे ही एक टॉपिक एंड होगा, देन आपको 2 और 3 पेजेस जो है वो वहां पर आपको छोड़ने हैं ब्लैंक। और जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मान के चलते 100 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए और उसमें से 2 और 3 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो हमारे रेंज के नहीं है, जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में तो आपको बहुत सारे इधर उधर के क्वेश्चन मिलेंगे तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम के नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको उन क्वेश्चंस को लास्ट में पॉइंट्स के फॉर्म में वहां पर लिख देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जिससे क्या होगा, आप अपने एंड पर मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो फिर आपको मल्टीपल बुक्स नहीं देखनी पड़ेगी, सारा डेटा आपके पास एक ही बुक में आपको मिलेगा, एक ही नोटबुक में आपको मिलेगा, और फिर आपका रिवीजन करने में भी मजा आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मल्टीपल सोर्सेज से क्वेश्चंस लगाने हैं, और जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं या जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, उनको पॉइंटर के फॉर्म में आप टॉपिक्स के बाद लिख देंगे। और अगर आप सिनॉप्सिस बना लें अपने नोट्स की तो और ज्यादा अच्छा है उस ब्लैंक पेज में। ठीक है, ताकि जब रिवाइज करें तो आपको आगे के पेजेस ना पढ़ने पड़े, और वहीं पर सिनॉप्सिस, छोटे छोटे नोट्स जो हम बोलते हैं, वो आप वहां पर बना करके उसको तैयार रखेंगे। ये एक हमारी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम जिस विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहां पर इन चीजों का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल आपको मिलने वाला है, क्योंकि बेटर प्लानिंग, बेटर स्ट्रेटेजी और बेटर इंप्लीमेंटेशन, ये आपको आपके गोल तक, आपके एम तक आपको पहुंचाएगा। इतनी कहानी क्लियर है भाई। तो एक बार सभी लोग मुझसे एक बार बताएं, कोई इतने में हमारे स्ट्रेटेजी में किसी को कोई अगर अपने व्यूज रखने हैं तो आप मुझे एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को अब आगे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, प्रशांत, लक्ष्मी, स्नेहा शर्मा, पूर्णिमा, अंशिका मेहरा, शालिनी त्रिपाठी, ठीक है, ऋतिक, नैन्सी, मुस्कान, प्रियंका जैन, ठीक है। चलिए, तो फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जैसा। ठीक है, आफरीन, तनिषा, गिरिराज, राधा, ज्योति, प्रशांत दुबे, लक्ष्मी, चलिए, रश्मि यादव, आशुतोष, मोहिनी, शालिनी, महिमा शर्मा। चलिए ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको काम नहीं करना है, हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है, जिससे आपका एमपीपीएससी का प्री और मेंस दोनों का सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसा हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में आपको यहाँ पर हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि पढ़ा हुआ हो, कुछ लोग इससे ग्रेजुएशन कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस से बीएससी कर रहे हो, इंजीनियरिंग किए हुए हो, तो अपनी जो फीलिंग्स है उनको थोड़ा सा हमको शांत रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमको एक लिमिट के अंदर स्टडी करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है। तो कुछ लोगों का पढ़ा हुआ भी टॉपिक होगा, तो वहां पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये उन लोगों के लिए भी क्लास है जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर और इस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, स्पेशली कॉम्पिटिशन एमपीपीएससी के लिए। तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना है।
ठीक है, और आप केवल पढ़ें, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने का काम हम लोगों का है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे मिल सकते हैं आपको लगे कि सर ये तो बिल्कुल बच्चों जैसी चीजें बता रहे हैं। भाई बच्चे जैसी चीजें ही हमको पहले पढ़नी पड़ेंगी, तभी तो आप मेच्योरिटी वाले सब्जेक्ट्स टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे, है ना। हम डायरेक्ट मेच्योर तो हो नहीं गए हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई कंप्यूटर को, कि हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्या करें, है ना। जनरल में हम लोग स्टडी अगर आप करेंगे तो बेसिक नॉलेज लगभग सभी लोगों के पास होती है, तो थोड़ा सा पेशेंस हमको बना करके रखना है। चलिए, तो कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर, चलो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। और इंटरेक्टिव क्लास रहने वाली है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, हमको टू वे कम्युनिकेशन करना है। कमेंट्स मैं आपके लगातार पढ़ता रहूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपको डिटेल में नहीं लिखना है आंसर, आपको केवल उसके कीवर्ड्स जो हैं वो आपको अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करके सेंड कर देने हैं, है ना। तो मैं उससे समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग चीजों को ठीक कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं कि पूरा ही पूरा डिटेल में लिखना है ना। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम लास्ट क्लास का रिवाइज करेंगे, तो आपको वो कीवर्ड्स जो है वो जस्ट टाइप करके सेंड कर देने हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको वो चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा वो है कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। और इसमें आप बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स एंड मेनी मूव्स, बहुत सारी चीजें आपको इस टॉपिक के अंदर मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम जनरल डिस्कस करते हैं भाई व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में आप क्या समझते हैं भाई, व्हाट इज कंप्यूटर। अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाए, या आप कोई भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, तो क्या बताएंगे एक बार मुझे एक्सप्लेन करें भाई, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बिल्कुल, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिल्कुल, वेरी गुड, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नैन्सी, तनिषा जैन, लक्ष्मी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट ये यूज किस लिए की जाती है, लाइक अ ह्यूमन माइंड, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, वेरी गुड पूर्णिमा, वेरी गुड, इनपुट प्रोसेसिंग यूज, आशुतोष, वेरी गुड, प्रियंका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन, वेरी गुड, ज्योति, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। चलिए देखिए, सभी लोगों ने लगभग जो टर्म है कंप्यूटर की डेफिनेशन की हम बात करें, बिल्कुल सही बताई है, यूज फॉर हेल्पिंग ह्यूमन, ऋतिक, ठीक है। देखिए यहां पर दो चीजें हमारी निकल करके आई हैं कि एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है बताएं भाई फटाफट से, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एंड फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं कहा जाता है, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होता है, क्योंकि सारे टॉपिक जो हैं वो आपसे के इन्हीं टॉपिक पर के अराउंड आपके घूमने वाले हैं, बताएं। बताएं भाई, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो टर्म है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो टर्म है वो ऐसी डिवाइसेस के लिए, उन डिवाइस के लिए यूज किया जाता है जो गेट गेट आप आगे पढ़ेंगे, एंड गेट, नॉट गेट, अभी जस्ट उसके बारे में समझें, ठीक है। जो गेट्स और सेमीकंडक्टर पर बेस्ड होती है, किस पर बेस्ड होती है, लॉजिक गेट्स एंड सेमीकंडक्टर पर, ये बात क्लियर है। लॉजिक गेट्स एंड सेमीकंडक्टर्स पर बेस्ड डिवाइस क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रोल फ्लो का यूज किया जाता है, यानी कि जहां पर लो वोल्टेज, लो वोल्ट करंट का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल्ड वे में यूज किया जाता है, जहां पे सेमीकंडक्टर्स एंड
आपके लॉजिक गेट्स यूज किए जाते हैं, वो डिवाइस क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाती है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर्स को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी आपकी डिवाइसेस यूज हो रही हैं, उसमें वेबकैम यूज हो रहा है ना, उसके अंदर स्पीकर यूज हो रहे हैं, और उसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगी जो कि लो वोल्टेज पर काम कर रही हैं, यानी कि जो कंट्रोल्ड वे में करंट्स पर, कोई 5 वोल्ट का पर काम कर रहा है, कोई डिवाइस 3 वोल्ट पे काम करे, कुछ डिवाइस होंगी हो सकता है 12 वोल्ट पर काम करती हो। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, किसके थ्रू? लॉजिक गेट्स और सेमीकंडक्टर्स के थ्रू, जिनमें आईसीज का यूज किया जाता है, इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया जाता है, वो डिवाइस क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाती हैं। जबकि आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात करें तो वहां पे फुल फ्लैश जितना भी आपका करंट फ्लो होता है, 220 वोल्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, करंट का यूज किया जाता है। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक मोटर की हम बात करते हैं, वाटर वगैरह को पंप करने के लिए वाटर यूज किया जाती है, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि वहां पर लॉजिक गेट्स यूज नहीं किए जा रहे हैं, वहां पर कंट्रोल वे में करंट को यूज नहीं किया जा रहा है। और वहीं हमारे घरों के अंदर जो टेलीविजन यूज हो रहे हैं, टीवी यूज हो रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, डिजिटल वॉच, ये सब क्या है? ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इतनी कहानी क्लियर है? तो हम बोलते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि यहां पर कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल्ड वे में यूज किया जाता है टू परफॉर्म वर्क, अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और देन कई सारे लोगों ने ये कहा कि ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है। बिल्कुल हो सकती है कैलकुलेटिंग डिवाइस, क्योंकि आप देखोगे कंप्यूटर जो टर्म है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटरे टर्म से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज में कंप्यूटर को जो टर्म है, कंप्यूटर इंग्लिश टर्म है, इसको हमने कहां से ओरिजिनेट किया है? लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटरे, इसका मीनिंग होता है टू कंप्यूट या टू कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? कंप्यूटर लैटिन लैंग्वेज में कहलाती है, और उसका इंग्लिश फॉर्म क्या मिलेगा आपको? कंप्यूटर मिलता है। तो कंप्यूटर टर्म कहां से ड्राइव किया हमने भाई? कंप्यूटर टर्म इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज कंप्यूटरे, विच मीन्स टू कंप्यूट, मतलब कैलकुलेट करना। किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है, वो डिवाइस क्या कहलाती है? आपकी कंप्यूटर कहलाती है। ये बात क्लियर है? लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको चीजों को समझना पड़ेगा। ये बहुत ओल्ड डेफिनेशन है। जब कंप्यूटर को हमने डेवलप किया, तो देन आप देखोगे उस समय जो यूज था वो केवल कैलकुलेट करना ही था। तो वो डेफिनेशन आपको मिलेगी, कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। लेकिन आज के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, प्रेजेंट डे में आप देखोगे, जब कंप्यूटर का जो यूज है वो सिर्फ कैलकुलेशन तक नहीं रहा है। कंप्यूटर का जो यूज है वो कैलकुलेशन से कई ज्यादा आगे हो चुका है ना। तो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ कैलकुलेटिंग मशीन के तक ही आपकी लिमिटेड नहीं है। बियॉन्ड अब आप देखेंगे इसको बहुत सारे आपको वर्क देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के। तो डेफिनेशन भी अब जो टाइम टू टाइम आप देखेंगे इसको हमको चेंज कर देनी चाहिए। तो कंप्यूटर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको क्या मिलने वाली है? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा और इनपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है। ये बात क्लियर है? जो भी हम इसको इनपुट देते हैं वो उसको क्या कर रही है? एक्सेप्ट करती है। इनपुट फॉर्म इट्स यूजर, किससे? अपने यूजर से, यानी जो भी यूजर उस कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है वो उस कंप्यूटर पर या उस कंप्यूटर को इनपुट्स देता है, और इनपुट्स के फॉर्म में वो क्या कर रहा है? उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवा रहा है, जो भी वो उससे काम करवाना चाहता है। तो सिर्फ कैलकुलेशन ही काम नहीं है, ओनली वर्क आपको वहां पर कैलकुलेट करना नहीं मिलेगा कंप्यूटर का, ठीक है। तो एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा और इनपुट फ्रॉम इट्स यूजर एंड प्रोसेस इट। सेकेंड पार्ट आपको याद रखना है कि वो उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आप रिजल्ट उससे चाहते हैं,
कैलकुलेशन भी हो सकता है, एनालिसिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो उस इनपुट्स के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो भी उसको डेटा मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन वो बाहर निकालता है, रिजल्ट निकालता है, उसे वो डिस्प्ले करता है आउटपुट की डिवाइस के थ्रू। ये बात क्लियर है? एंड प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो भी काम आपको करना है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है प्रोसेस करने के बाद, एज पर दी प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, जैसा आपने उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाए थे, टू जनरेट दी आउटपुट, आउटपुट को जनरेट करने के लिए। तो बेसिकली आप देखोगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा एंड प्रोसेस इट, जो डेटा को एक्सेप्ट करता है एंड उसको प्रोसेस करता है। किसके लिए? भाई जो भी हमको उससे काम करवाना है, जो भी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उस इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, और देन उसको आउटपुट शो करता है। जो भी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो हमको क्या करता है? आउटपुट जनरेट करता है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। बताए भाई, इतनी कहानी क्लियर है? ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके कंप्यूटर के बारे में, डेफिनेशन के बारे में कि डिफाइन कंप्यूटर एंड इट्स टाइप। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप यहां पर ये मेंशन कर सकते हैं कि कंप्यूटर जो टर्म है वो लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटरे टर्म से मिलकर के फॉर्म हुआ है, और जो कंप्यूटरे का टर्म होता है इसका मीनिंग होता है टू काउंट, यानी कि काउंट करना। और कंप्यूट का मतलब होता है यहां पर टू कैलकुलेट, और कंप्यूट करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। कैलकुलेट करने वाली डिवाइस यहां पर कैलकुलेटर कहलाती है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ये एक डेफिनेशन जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक सीमित हमको लिमिटेड नहीं करनी है, ये आपकी कंप्यूटर की एक डेफिनेशन आपको मिलती है। इज इट क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे देखते हैं भाई। अगला अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर से आपका मीनिंग तो हमने देख लिया, डेफिनेशन तो हमने देख ली। यहां पे कंप्यूटर का अपने आप में एक फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है। कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो कई सारे आपको लेटर्स मिलते हैं, COMPUTER। तो यहां पर हर एक लेटर का अलग अलग मीनिंग जो है वो यहां पर डिफाइन किया गया है ना। कंप्यूटर की अगर आप एक डेफिनेशन देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो लेटर हैं, सॉरी, तो आपको इसका एक मीनिंग देखने को मिलता है। तो वो आपको एक बार जस्ट समझ लेना है कि जो कंप्यूटर है यहां पर सी किसे इंडिकेट करता है भाई? सी इंडिकेट टू कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। अब आपको लगेगा सर ये प्रीलिम्स में कहां से आने वाला है? भाई ये आपको मेंस में काम में आ जाएगा अगर आपसे कंप्यूटर्स एंड इट्स टाइप्स एंड यूजेस आपको लिख लिए जाए। ये यूजेस ऑफ कंप्यूटर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए भाई, क्योंकि एक सेपरेट यूनिट नंबर 4 आपको प्रोवाइड करवाई गई है सिलेबस में। तो उसमें आपके 3 मार्कर भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके 5 मार्क्स भी क्वेश्चन आएंगे, और आपके उसमें 11 मार्क्स भी क्वेश्चन आएंगे। और वहीं अगर कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए 11 मार्क्स में आ गया तो आप थोड़ा सा स्पेस अपने आंसर का इसके लिए भी आप वहां पर लीव कर सकते हैं, उसको साइड में आप उसको वहां पर ग्राफ के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि आपका वो आंसर जो है वो हिस्ट्री जैसा ना लगे, ठीक है। तो व्हाट इज कंप्यूटर में, कंप्यूटर जो टर्म है वो कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल एंड R फॉर रिसर्च। अगर आप इसको कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज फॉर, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च, यानी कि एक ऐसी ऑपरेटिंग डिवाइस और मशीन जो किसके लिए यूज की जाती है? जो यूज की जाती है टेक्नोलॉजिकल वर्क के लिए, एजुकेशनल वर्क के लिए एंड रिसर्च वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है। इस ऐसी मशीन को जो आप क्या बोलते हैं भाई? कंप्यूटर बोलते हैं, जो डेटा को इनपुट करती है एंड उसको प्रोसेस करती है
अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो यूजर के थ्रू उसको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, एंड देन कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन एंड आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो उसको डिस्प्ले कर देती है। ये बात क्लियर है? तो ये आप यहां पे इसका यूज कहां कर सकते हैं भाई? मेंस में कर सकते हैं, कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च वर्क। बताएं भाई, इतनी कहानी क्लियर है? चलिए, साउंड वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दें, है ना? बीच बीच में मैं आपसे पूछता रहा करूंगा कि साउंड वीडियो, ऑडियो और वीडियो की हम बात करें वो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? चलिए, देन अब हम बात कर रहे हैं यहां पर किसके बारे में? नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वर्किंग मेथड। अच्छा, कंप्यूटर बेसिकली आप देखोगे यहां पर तीन डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलकर के बनने वाला है। थ्री डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो आपकी पूरी वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हम इस पूरे टॉपिक को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? कंप्यूटर में आपको एक इनपुट डिवाइस देखने को मिलती है, इनपुट यूनिट होती हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड और आपका टच स्क्रीन। ये सारे कुछ ऐसे आपको इनपुट डिवाइसेस मिलने वाले हैं, जिनके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है? देन आपको फिर मिलेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें आपका कंट्रोल यूनिट आपको मिल जाती है, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, देन मेमोरी। इनको मिलाकर के हम यहां पे बोलेंगे क्या? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और देन लास्ट आपको मिलेगा क्या? आउटपुट यूनिट, जिसमें डेटा प्रोसेस होता है, वो आपका CPU है। जहां डेटा प्रोसेस हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका CPU। और देन जो भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट थे वो आपको यहां पर आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, है ना? वो सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी हो सकते हैं, प्रिंटर्स की तरह भी हो सकते हैं, और आपका डिस्प्ले और स्पीकर जिसमें आप ऑडियो सुनते हैं, उसके फॉर्म में भी आपको यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है? ये एक जनरल आपको एक डायग्राम मिलेगा, लेआउट मिलेगा, किसका? कंप्यूटर के वर्क का और कंप्यूटर का। ठीक? देन अब यहां से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वर्किंग मेथड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में और बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत पूछा गया है, और यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में आपको अरेंज करने के लिए दे दिए जाएंगे इन सब के बारे में, कि इसको आपको सीक्वेंस से अरेंज करना है। वर्किंग मेथड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को आपको एक सीक्वेंस से अरेंज करना है। बेसिकली वर्किंग मेथड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम को हम यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम? फंक्शनिंग और वर्किंग मेथड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो फंक्शनिंग और वर्किंग मेथड ऑफ कंप्यूटर को आप यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट्स आपके कौन कौन से है भाई? फर्स्ट है आपका इनपुट, सेकंड है आपका प्रोसेसिंग, थर्ड है आपका आउटपुट, एंड देन 4 है आपका स्टोरेज। फंक्शनिंग और वर्किंग मेथड को हम यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। भाई इनपुट क्या होता है? सबसे पहले हम इनपुट के बारे में समझते हैं, देन हम समझेंगे यहां पर यहां से क्वेश्चंस क्या बनेंगे। ठीक है? इनपुट क्या होता है भाई? सेंडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। सेंडिंग डेटा ऑफ और इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन और डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाना और कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाना, किसके थ्रू? इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर का फर्स्ट सबसे पहला काम यही होता है। फर्स्ट वर्क ऑफ कंप्यूटर इज टू एक्सेप्ट डेटा। डेटा को एक्सेप्ट करना कंप्यूटर का सबसे पहला काम आपको मिलेगा। इतनी कहानी क्लियर है? तो वर्किंग मेथड में सबसे फर्स्ट टास्क जो कंप्यूटर को मिलने वाला है वो क्या है? इनपुट एक्सेप्ट करना, जो किसके थ्रू प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं? यूजर्स के थ्रू।
और जिस डिवाइस का यूज किया जाएगा वो डिवाइस कहलाएगी आपकी इनपुट डिवाइस। ठीक है। सेकंड वर्क अगर आप कंप्यूटर का देखेंगे तो सेकंड वर्क कंप्यूटर का आपको मिलेगा प्रोसेसिंग। जब एक बार कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है और यूजर उसे इनपुट प्रोवाइड करवा देता है तो कंप्यूटर का दूसरा काम होता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करना और जो भी डिजायर रिजल्ट है यूजर के वो रिजल्ट लेकर के आना। ये सेकंड वर्क आपको मिलेगा जिसे कहा जाएगा प्रोसेसिंग। क्या कहा जाएगा इसे? प्रोसेसिंग कहा जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आप देखोगे तो क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपका इनपुट डिवाइस, मतलब इनपुट। सेकंड आपको वर्क जो मिलता है वो मिलेगा आपको क्या? डेटा प्रोसेसिंग। थर्ड आपको मिलेगा आउटपुट। जो डेटा यहां पर प्रोसेस हुआ है वो डेटा यूजर को डिस्प्ले करना। भाई उसको जो भी उसको टास्क दिया गया था बाय द यूजर, वो यूजर को वापस क्या करेगा? उसको उस वर्क उस टास्क का जो एंड है उसको वो वहां पर डिस्प्ले करता है। इतनी कहानी क्लियर है? तो वो क्या कहलाता है? आपका आउटपुट कहलाता है। तो फर्स्ट आपको टास्क मिलता है क्या? फर्स्ट टास्क आपको यहां मिलेगा इनपुट। कंप्यूटर का पहला टास्क है इनपुट को एक्सेप्ट करना। सेकंड टास्क है उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस इट, एंड थर्ड आउटपुट। और फोर्थ टास्क जो आपको मिलता है, फोर्थ टास्क आपको मिलता है, इसे कहा जाता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई थी उसको स्टोर करना, उसको सेव करना मेमोरी में, ताकि फर्दर फ्यूचर में उसका यूज किया जाए। और जो डिजायर रिजल्ट आउटपुट आया है जो यूजर को यहां पे चाहिए था, वो जो रिजल्ट है उसको सेव करना मेमोरी के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज आपको यहां पे मिलेंगी। तो स्टोरेज, इट स्टोर द डेटा टू द प्रोग्राम परमानेंटली। तो यहां पर डेटा को स्टोर करना ये आपके कंप्यूटर का फोर्थ वर्क आपको देखने को मिलता है, फंक्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां से क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये चार ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, रैंडमली स्कैटर्ड फॉर्म में आपको दे दी जाएंगे और फिर बोल दिया जाएगा इसको भाई अरेंज करना है। सबसे पहला टास्क क्या है? इनपुट एक्सेप्ट करना। सेकंड टास्क क्या है? प्रोसेस करना। थर्ड टास्क क्या है? आउटपुट डिस्प्ले करना। एंड फोर्थ क्या है? यहां पर डेटा स्टोरेज करना। इतनी कहानी क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे इस लेआउट में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है भाई? फर्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पर इनपुट। इनपुट कंप्यूटर के थ्रू इनपुट को एक्सेप्ट किया जा रहा है। देन आपका प्रोसेसिंग, थर्ड आपका आउटपुट, एंड फोर्थ आपका स्टोरेज। कंप्यूटर इनपुट से डेटा प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग से जो रिजल्ट निकलेगा उसको आउटपुट करेगा। देन इस बीच वो चीजों को क्या करेगा? स्टोर भी करेगा। तो यहाँ पे स्टोरेज आपको दो जगह यूज हो सकता है। ठीक है? स्टोरेज हो सकता है कि आप जो डेटा इनपुट कर रहे हैं वो भी स्टोरेज में जा सकता है और जो आउटपुट डेटा आ रहा है वो भी आपका स्टोरेज में डिस्प्ले हो सकता, मतलब स्टोरेज में सेव हो सकता है। तो ये बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है। इतनी कहानी क्लियर है? तो एक बार मैं फिर से आपको यहां पर रिपीट कर दे रहा हूं। इनपुट क्या है? सेंडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। इतनी कहानी क्लियर है? प्रोसेसिंग क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। जो सीपीयू मिलेगा वो इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और वो एग्जीक्यूशन ही क्या कहलाएगा? आपका एग्जीक्यूट करना ही क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग कहलाएगा। ठीक है? देन जो डेटा प्रोसेस्ड हुआ है उसको आउटपुट देना। तो इट प्रोवाइड्स प्रोसीड डेटा टू द यूजर। ठीक है? तो जो प्रोसेस्ड किया हुआ डेटा है उसको यूजर को प्रोवाइड करवाना क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। और देन स्टोरेज क्या है? इट स्टोर द डेटा ऑफ द प्रोग्राम परमानेंटली। जो डेटा को क्या करता है? परमानेंटली सेव कर देता है। इतनी कहानी क्लियर है? तो ये आपको एग्जाम में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसके आपको सीक्वेंस याद रखना है और ये आपका 5 मार्क्स का मेंस का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एक्सप्लेन दी फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और द वर्किंग मेथड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इतनी कहानी क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार मुझे वही कंफर्म करें, इतनी कहानी क्लियर है?
देवांश, राधा कुशवाहा, प्रियंका जैन, ज्योति यादव, महिमा शर्मा, गिरिराज शर्मा, शालिनी, लक्ष्मी, तनिषा जैन, ठीक है, हर्षिता जादौन, रश्मि यादव, पूर्णिमा किरार। चलिए देखिए, इतनी कहानी क्लियर है। अब यहां पे एक चीज आपको समझनी है कि आप कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में आपको तीन तरह की चीजें ही मिलने वाली हैं, और ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ही आपको कंप्यूटर में मिलने वाले हैं। किसी भी कंप्यूटर में अगर आप जाते हैं तो आपको ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ही मिलने वाले हैं। फर्स्ट आपको मिलेगा हार्डवेयर, यानी एक ऐसी डिवाइस या कंपोनेंट जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाएगा। सेकंड आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर को परफॉर्म करने के लिए, वर्क और टास्क परफॉर्म करने के लिए नीड होता है, जिसके बिना हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, और जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। और थर्ड है आपका डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? आपकी डेटा कहलाती है। तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे तो एवरी कंप्यूटर्स की हम अगर बात करें तो ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आपको उसके अंदर प्रेजेंट मिलने वाले हैं। फर्स्ट है आपका हार्डवेयर, सेकंड वन आपका सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड वन आपका डेटा। ठीक है, तो एवरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। या तो आपको उसमें हार्डवेयर मिलेगा या फिर सॉफ्टवेयर मिलेगा। थर्ड कंपोनेंट आपका क्या हो सकता है? डेटा। डेटा का मतलब क्या है? जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, रॉ फैक्ट्स एंड डेटा क्या कहलाते हैं? आपके फैक्ट एंड जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। अभी हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, और आगे जाकर के पूरा पूरा एक टॉपिक भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर के बारे में। व्हाट इज हार्डवेयर? जैसा मैंने आपको बताया कि ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच with our hand are called hardware. All parts of the computer that can be touched with our hand are called hardware. Example क्या है इसके? आपका कि अच्छा, इसको समझ लेते हैं कि जो हार्डवेयर है वो आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर आपको कितने टाइप्स के मिलने वाले हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। फर्स्ट आपको मिलेगा क्या? फर्स्ट आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कीबोर्ड, सॉरी हम यहाँ बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के बारे में। तो एक है आपका इंटरनल हार्डवेयर एंड देन सेकंड वन इज एक्सटर्नल हार्डवेयर। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में 2 टाइप्स के हार्डवेयर आपको मिलते हैं, इंटरनल हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर। व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट इंटरनल हार्डवेयर, इट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीपीयू। एक ऐसे हार्डवेयर जो आपको कंप्यूटर के अंदर मिलते हैं विद इन सीपीयू, या हम बात करें सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर जो भी आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं, कंप्यूटर के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके वो सब आपके इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं। रैम आपको वहां पर मिल जाती है, कंप्यूटर के अंदर मिलेगी। मदरबोर्ड आपको अंदर मिलेगा, हार्ड डिस्क आपको कंप्यूटर के अंदर मिलती है, एसएसडी कार्ड आपको कंप्यूटर के अंदर मिलता है, सीपीयू। ये सब क्या है भाई? सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सिस्टम यूनिट के अंदर आपको मिलती है। तो ऐसी आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर मिलती है वो क्या कहलाएगी? आपकी इंटरनल हार्डवेयर कहलाता है। और देन सेकंड आप बात करें एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में, तो वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के बाहर आपको मिलती है, यानी सिस्टम यूनिट के बाहर आपको मिलती हैं। लाइक आप देखिए मॉनिटर, मॉनिटर एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आपको मिलेंगे ऐसे हार्डवेयर जो कंप्यूटर के बाहर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनल हार्डवेयर की हम बात करें तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीपीयू। एंड देन एक्सटर्नल हार्डवेयर की हम बात करें तो मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्पीकर। ये आपको यहाँ पर एक्सटर्नल हार्डवेयर देखने को मिलते हैं। और ये सभी एग्जांपल जो है वो किसके? आपके हार्डवेयर के हैं, विच कैन टच्ड
जिन्हें छुआ जा सकता है। इतनी कहानी क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो कहानी थी वो किसके बारे में थी? आपकी हार्डवेयर के बारे में। चलिए देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में? सॉफ्टवेयर के बारे में। देन हम डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। जैसा मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर्स को आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स को टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हार्डवेयर को वर्क करने के लिए मस्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना हार्डवेयर किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की आप बात करें तो सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट टच दी सॉफ्टवेयर नॉर कैन वी सी दी फिजिकल, यानी कि अगर आप देखें तो आप ना तो उनको देख सकते हैं, है ना, ना ही आप उनको टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बात करें फेसबुक जो एप्लीकेशन है, क्या कभी आपने किसी से कहा कि भाई 1 किलो फेसबुक दे देना या एक फेसबुक दे देना मुझे, है ना? आपने क्या किया, फेसबुक एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि फेसबुक को मोबाइल से निकाल करके रख दो साइड में, व्हाट्सएप को आप निकाल करके रख दो कि भाई मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे उसके बारे में एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो अब मैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं आपकी, उनको मैं हटा करके रख दे रहा हूं, लॉक करके रख दो इसको कि कभी भी आपको मिले ना, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप उसको केवल डिलीट कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते हैं। ये बात क्लियर है? तो वो क्या कहलाते हैं? आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट टच and the seen by physically, and thus if the hardware is the body of the computer then the software is its soul। तो अगर हार्डवेयर बॉडी है कंप्यूटर की तो सॉफ्टवेयर क्या है? उसका सोल है, क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसी भी काम का नहीं होता है। इतनी कहानी क्लियर है? जैसे अगर आपके मोबाइल और कंप्यूटर की हम बात करें, है, सपोज करते हैं कि आपके पास आपका मोबाइल अगर एप्पल है तो आप iOS ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, अगर दूसरे एंड्रॉइड है तो कोई एंड्रॉइड चला रहे हैं, लैपटॉप यूज करें तो विंडोज यूज कर रहे होंगे। तो अगर ये सॉफ्टवेयर हटा दिया जाए आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से सॉफ्टवेयर हटा दिए जाए, तो क्या ये वर्किंग कंडीशन में रहेंगे? ये चालू भी नहीं होंगे, स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे आप इन्हें। तो ये कुछ भी नहीं है किसके बिना? सॉफ्टवेयर के बिना। इतनी कहानी क्लियर है? और सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, ठीक है, जो किसके लिए तैयार किया जाता है? सर्टेन टास्क, किसी भी एक टास्क को, जो टास्क आपको परफॉर्म करवाना होता है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कई सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही क्या कहलाता है? आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। इतनी कहानी क्लियर है? तो जैसे अगर आप देखें यहां पर डेफिनेशन, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अकम्प्लिश ए सर्टेन टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट एंड हाउ टू डू इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि क्या और कैसे करना है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। इतनी कहानी क्लियर है? चलिए अभी हालांकि अपन इसके बारे में और आगे डिस्कस करना है। सॉफ्टवेयर देखिए एक पूरा सीक्वेंस होता है। पहले हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर के सॉफ्टवेयर बनते हैं, और मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स मिलकर के प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करें कि हमको एक टास्क है, कोई सर्टेन टास्क करवाना है, हमको एक रोबोट को टास्क देना है कि भाई रोबोट क्या करे, अपने हैंड मूवमेंट करे, है ना, या फिर कोई डांस करवा लेते हैं, ठीक है। दो अलग अलग टास्क हैं, एक रोबोट का चलना और दूसरा रोबोट का डांस करना। तो आप सपोज करें कि आप चाहते हैं कि रोबोट डांस करे, ठीक है, तो आप कुछ उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाएंगे कि पहले उसको एक हाथ उठाना है, फिर दूसरा हाथ उठाना है, फिर कमर मटकाना है। अब कमर मटकाता हुआ मैं आपको नहीं दिख पाऊंगा और अच्छा भी नहीं लगूंगा, तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। पहला इंस्ट्रक्शंस क्या है भाई?
कि हाथ ऊपर करना, दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, दूसरा हाथ ऊपर करना, तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, कमर को मटकाना, हाथ को मटकाना। तो जब आप ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं, जब आप ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं तो एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है, जो उस रोबोट को या उस कोई भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बोलता है। तो हमने पहला एक प्रोग्राम बनाया कि वो प्रोग्राम क्या कर सकता है, कि वो प्रोग्राम अगर आप उसके अंदर डाल देंगे तो वो रोबोट डांस कर सकता है। तो हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया, ये वाला हाथ ऊपर उठाओ, दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया, ये वाला हाथ, तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया, इसको मिला दो। तो वो पहाड़ी वाले गाने का डांस करना है अपन को, ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां पर एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया कि आपको डांस करना है, ठीक है। फिर दूसरा प्रोग्राम आपने तैयार किया कि वो रोबोट जो है वो चले, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम आपने क्या दिया, वो पहाड़ी वाला गाना इसलिए मैंने चुना क्योंकि आप मेरा कमर वाला पार्ट आप नहीं देख पा रहे हैं, तो मुझे हाथ ही मटकाने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है। तो दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा प्रोग्राम क्या है, दूसरा प्रोग्राम है कि कंप्यूटर चलना, कंप्यूटर लैपटॉप का, सॉरी, रोबोट का चलना। तो हमने प्रोग्राम में पहला उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको पहले लेफ्ट जो आपका लेग है उसको आपको उठाना है, फिर आगे बढ़ाना है। फिर हमने दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको दूसरे वाले राइट लेग को आगे लेकर के आना है। फिर आपने लगातार ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, वो इंस्ट्रक्शंस मिलकर के क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम दो प्रोग्राम बना लेते हैं, एक तो डांस करने वाला प्रोग्राम और दूसरा आपका चलने वाला प्रोग्राम। ये बात क्लियर है? तो जब आप इन दोनों प्रोग्राम को मिला लेंगे, ठीक है, जब आप इन दोनों प्रोग्राम को क्या करेंगे, मिला लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो सपोज करो कि चलते चलते डांस करना है, अब है ना, चलते चलते ही डांस करना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस मिलकर के प्रोग्राम बना रहे हैं और वो प्रोग्राम मिलकर के क्या बनाएंगे, आपके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो जब दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स आप ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है? तो इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस मिलकर के बनाते हैं प्रोग्राम और प्रोग्राम मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इतनी कहानी क्लियर है भाई? तो दो चीजें आपको यहां पे मिलती हैं, पहला आपको मिलता है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में और दूसरा मिलता है आपको हार्डवेयर के रूप में। इतनी कहानी क्लियर है भाई? और देन थर्ड वन है आपका डेटा। डेटा के बारे में अब अपन कल यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपका इंट्रोडक्टरी क्लास थी, एक इंट्रोडक्शन था आपका हमारे सब्जेक्ट को लेकर के। उम्मीद करूंगा कि आपको काफी इंटरेस्ट आने वाला है इस पूरे टॉपिक में, आप बहुत इंजॉय के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। मेरी तरफ से 100% रहेगा, आप भी अपनी तरफ से 100% रहें। एक बार मुझे बताएं भाई, कुछ चीजें हमारी अभी समझ में आई, बाकी का 4 से 5 क्लास हमारी अभी लगेंगी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं शायद नया हूं, शायद क्या हूं, नया ही हूं, उसमें शायद क्या लगाना। तो 4-5 दिन हमको चाहिए पड़ेंगे एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के लिए, और देन हम एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग वे में आगे लेकर के जाएंगे। और डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। ये गुरुकुल प्लेटफॉर्म का कमिटमेंट है आपके से। चलिए फिर, है ना। तो सभी लोगों को, अच्छा ज्योति पहले भी पढ़ा हुआ है, चलिए, थैंक यू प्रियंका। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ कि अभी करंटली हम देखें तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं ऑफलाइन ग्वालियर सेंटर में कौटिल्य एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और रविंद्रास आईएएस में पढ़ा रहा हूँ, और अग्निहोत्री क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ, और आपका बहुत सारे ऐसे कोचिंग है, मैं तो भूल भी जाता हूँ कहाँ पढ़ाया था, है ना। और कई सारे अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को पढ़ करके मजा आएगा, ठीक है। चलिए फिर, जय हिंद सभी लोगों को, वेरी गुड नाइट। चलिए, जय हिंद, वेरी गुड नाइट।